डियर स्टूडेंट्स, जीओसी में हमने सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज के टाइप्स पढ़ लिए हैं और उसके बाद रिएजेंट और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी में और वो क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। बच्चों, नाम से ही पता लगता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऐसी स्पीसीज जो किसी रिएक्शन के दौरान फॉर्म होती है, किसी रिएक्शन के बीच में फॉर्म होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये स्पीसीज रिएक्शन के बीच में बनती है और उसी दौरान ये कंज्यूम भी हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट में ये स्पीसीज नहीं आती हैं। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, एनी स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। आइए देखते हैं कौन कौन से इंटरमीडिएट बन सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक कंपाउंड बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है, और इस मॉलिक्यूल में बताएं कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? यस, 4। 1 2 3 4। कौन कौन से ग्रुप्स या आइटम से वो जुड़ा हुआ है? R1, R2, R3 एंड Z। इन सबसे वो बॉन्ड बनाकर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर यहां पर जुड़ा हुआ है। अब देखें बच्चों, जब रिएक्शन होगी तो ये जो कार्बन Z है, ओके, सपोज ये ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है और वो किस किस तरह से टूट सकता है। हमने बॉन्ड क्लीवेज के टाइप्स पढ़े हैं, हमने बॉन्ड फिजन के टाइप्स पढ़े हैं। बताइए कौन कौन सा फिजन हो सकता है? जी हां, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हेट्रोलाइटिक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि देखें यहां पर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं बच्चों, हो सकता है कि कार्बन और जेड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कैसे हो जाए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यह डिपेंड करेगा दूसरी कंडीशंस पर कि टेम्परेचर कितना है या इन कार्बन और जेड में ईएन का डिफरेंस कितना है। तो सपोज हम मान रहे हैं कि यहां पर होमोलाइटिक फिशन हो जाए। होमोलाइटिक का मतलब दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्लियर है आपको? तो बताइए जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बच्चों? कार्बन जेड का बॉन्ड, तो क्या होगा? कार्बन पर क्या आएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो उसको देखिए मैंने यहां बनाया है और जेड डॉट अलग हो गया है। ये जो स्पीसीज बनी, बताइए इसको क्या बोलते हैं? जी हां, दिस इज फ्री रेडिकल। कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये किस फिजन से बना? होमोलाइटिक फिजन से। बच्चों, दूसरा केस क्या हो सकता है? सपोज अगर मैं बोलूं कार्बन और जेड में बॉन्ड जेड की तरफ ब्रेक हुआ और ये कौन सा फिजन हुआ? हेट्रोलाइटिक। सपोज जेड की ईएन ज्यादा है तो ये जेड की तरफ पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा। अब बताएं कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? जी हां, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये स्पीसीज बन जाएगी कार्बन R1, R2, R3 और यहां पॉजिटिव चार्ज। इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर केटायन, दैट इज नोन एज कार्बोकेटायन। और इसको कार्बोनियम आयन भी हम बोलते हैं। ओके, हां, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी। सपोज ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बच्चों? कार्बन जेड बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक हो जाए? जेड की तरफ, सॉरी कार्बन की तरफ। तो बताएं कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये बहुत रेयर होता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए। बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्ड कार्बन पर, कार्बन की तरफ ब्रेक होता है। लेकिन मान लीजिए इस तरफ ब्रेक हुआ तो बताइए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये जो बना इसको हम क्या बोलेंगे? कार्ब एनायन। जीओसी में इंपॉर्टेंट रूप से हम 3 तरह के इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है वो ये 3 हैं। कौन कौन से? देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बताइए सबसे पहले जो फ्री रेडिकल है वो कौन से फिजन से बना? जी हां, ये होमोलाइटिक फिजन से बना। जबकि केटायन एंड एनायन, इन दोनों में ही बताइए कौन से फिजन से बन रहे हैं? ये हेट्रोलाइटिक फिजन से ये बन रहे हैं। क्या आपको क्लियर है? अब बताएं नेक्स्ट, इनमें से न्यूट्रल कौन है? बताइए। यस, फ्री रेडिकल, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जबकि बाकी दोनों पर चार्ज है, केटायन एंड एनायन। तो ये दोनों चार्ज स्पीसीज है, ये दोनों चार्ज इंटरमीडिएट है, जबकि ये क्या है? ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं फ्री रेडिकल में कार्बन के ऑक्टेट में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
यस 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 2 4 6 एंड 1 7, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? बिल्कुल सही, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? यस, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। अगेन दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कार्बोनाइन की बात करें तो 2 4 6। और बेटे नेगेटिव चार्ज कैसे आया था? ध्यान से देखें, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक कार्बन का था और एक जेड का था। जब बॉन्ड में फिजन हुआ तो कार्बन ने खुद का इलेक्ट्रॉन भी लिया और जेड का इलेक्ट्रॉन भी लिया। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसी को नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हम शो करते हैं। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो इस फिजन से आए हैं। तो अब बताएं इस कार्बन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताएं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करती है? जी हां, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, केटाइन में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, जबकि दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ओके, और भी प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताएं। हाइब्रिडाइजेशन का आपको तरीका आता है, एक छोटा सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, बट दिस इज नॉट लोन पेयर, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ऐसे इसमें बात करें, बताइए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो लोन पेयर, अगेन sp2। और यहां देखें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ये लोन पेयर किसका है? नेगेटिव चार्ज का। तो टोटल 4 और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम, हाँ, शेप के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहां प्लेनर होगा और यहां यस ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आइए हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस टेबुलर फॉर्म से। देखिए ये कौन है बच्चों? यस, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज कार्बोकेटाइन एंड दिस इज कार्ब एनायन। ओके, अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने आपको समझाई, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताइए ये क्या लिखा है मैंने? कार्बन फ्री रेडिकल। दिस इज कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन एंड दिस इज कार्ब एनायन। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, ये जो फ्री रेडिकल है कौन से फिशन से बना था? होमोलाइटिक फिजन से, जबकि कैटायन एंड एनायन दोनों हेट्रोलाइटिक फिजन से फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? 3 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर, sp2। अगेन कार्बोकेटाइन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बोनाइन बताइए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया तो आप शेप भी मुझे बता सकते हैं। बताइए कार्बन फ्री रेडिकल का शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि ये देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बताइए बच्चों इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल के? 2 4 6 एंड 1 7। सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल ऑफ दिस फ्री रेडिकल। जबकि अगर कार्बोकेटाइन की बात की जाए, यस, वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 4 6 देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल ऑफ कार्बोकेटाइन। सिमिलरली एनायन की बात करें, बताइए एनायन में वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बताइए फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? जी हां, इनकंप्लीट, 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकेटाइन का भी इनकंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एनायन का ऑक्टेट
कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखें। हाँ, फ्री रेडिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्टेट अगर इनकंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। सिमिलरली कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह, उसका भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है, जबकि मैंने आपको बताया कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अब बताइए, अगर कार्बोकेटाइन की बात की जाए, उसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्या हम जानते हैं ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? बिल्कुल सही, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो कार्बोकेटाइन इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। क्लियर है आपको? क्या फ्री रेडिकल भी लुईस एसिड होता है? नो, उसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो लुईस एसिड नहीं है, जबकि कार्बोकेटाइन इज लुईस एसिड। अब बताइए, कार्ब एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है और इसीलिए उसको क्या बोला गया है? लुईस बेस। तो एनायन इज लुईस बेस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बताइए अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो दिस फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक। क्या हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक जनरली कौन स्पीसीज शो करती है? यस, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एंड फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जबकि कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनायन में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, कार्बोकेटाइन में भी कोई अनपेयर्ड नहीं है और एनायन में भी जो नेगेटिव चार्ज है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, और इसी वजह से कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन दोनों ही डायामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। दैट इज, उन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसलिए वो दोनों क्या है? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किस किस की? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनायन। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की अभी, बताइए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? यस, sp2 था। और sp2 का मतलब क्या है? एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन हमें यह मालूम है कि p ऑर्बिटल में क्या क्या होते हैं? px, py एंड pz। उनमें से 2 p तो काम आ चुके हैं, एक p बचा हुआ है, और इसलिए जब हम इसका शेप बनाते हैं, देखिए इस तरह से कार्बोकेटाइन का शेप बनता है। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए ऐसा, ऐसा और ऐसा। बताइए कौन सा शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर। और इस ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ये जो sp2 कार्बन है, इसमें एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, और वो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से आप इसको बनाते हैं, और उसको मैंने इस ट्राइगोनल प्लेनर शेप के परपेंडिकुलर प्लेन में बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये किसका डायग्राम है? sp2 कार्बोकेटाइन कार्बन का, और इसमें क्या होता है? 3 बॉन्ड इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर शेप में, और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। अब बताएं, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में भी sp2 होगा, तो शेप तो अगेन ऐसा ही होगा, लेकिन इस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? देखिए 1 2 3। ये तो इसी तरह से ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि sp2 है, लेकिन इस परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां इस तरह से बनाया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है sp2 कार्बन ऑफ फ्री रेडिकल का। क्लियर है? और अब बताइए अगर हम एनायन की बात करेंगे, एनायन का शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो जब आप पिरामिडल शेप में बनाएंगे, देखिए 1 2 3, और पिरामिडल शेप में लोन पेयर को इस तरह से आप अरेंज कर देंगे, तो किसका शेप हो जाएगा? जी हां, ये कार्ब एनायन का शेप हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन के जो डायग्राम है, और साथ साथ इनकी सारी प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स,
हमने 3 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े। कौन कौन से? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। ये तीनों इंटरमीडिएट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं, लेकिन 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और हैं जो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिवली थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट हैं? नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं कार्बीन। किसके बारे में? कार्बीन। व्हाट इज कार्बीन? देखिए, सबसे पहले कार्बीन इज न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स एंड कैरीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए, व्हाट इज कार्बीन? जहां पर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 2 बताएं मोनोवेलेंट एटम से, एंड इट कैरीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, देखिए ये CH2 लिखा हुआ है और उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो देखिए क्या बनेगा? कार्बन, और यहां पर बताइए कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, और इसके पास इस तरह से 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, लेकिन यहां पर उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, और उसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज कार्बीन। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कार्बीन न्यूट्रल है या चार्ज्ड है? जी हां, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। अच्छा, एक बात और बताएं, अगर मैं पूछूं आपसे कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताइए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है? देखिए यहां 2, यहां 2 और ये 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कार्बन के वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच? जी हां, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विद इनकंप्लीट ऑक्टेट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? जी हां, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मीनिंग क्या हुआ? कार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है, कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, एंड हैविंग 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज कार्बीन। आइए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है मैंने? इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन से? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट बताएं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, इट इज न्यूट्रल, और बताइए 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड। क्लियर है आपको? सो दिस इज कार्बीन। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कौन है? नाइट्रीन। कार्बीन की तरह नाइट्रीन भी एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, और जैसा कि नाम है यहां पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है नाइट्रीन। सबसे पहले व्हाट इज नाइट्रीन? नाइट्रीन इज न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज in which the nitrogen is bonded to 1 monovalent atom or group and carries 4 non-bonded electrons. कितने non-bonded electrons? 4। जैसा कि यहां पर मैंने बनाया, देखिए नाइट्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 4 non-bonded electrons हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जी हां, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 2, 6 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, और इसलिए यह भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां लिखूं नाइट्रीन, एक एग्जांपल लिखता हूं, RC डबल बॉन्ड O, और देखिए नाइट्रोजन और ये 2 पेयर। बताएं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रीन। देखिए नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है और इसके पास कितने पेयर हैं? कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की तरह इसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, जैसे वहां पर कार्बन का ऑक्टेट इनकंप्लीट था, यहां भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 6 उसके वैलेंस शेल में। दैट इज व्हाई नाइट्रीन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या क्या पॉइंट्स है नाइट्रीन से रिलेटेड? देखिए नंबर 1, इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट, इट इज न्यूट्रल, सेम एज कार्बीन। और बताएं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, बोले बॉन्डेड। देखिए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डेड। सो दिस इज अबाउट कार्बीन एंड नाइट्रीन इंटरमीडिएट।
तो 5 तरह के इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन एंड नाइट्रीन। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट्स हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जीओसी को समझने के लिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? 1 इज बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज, नंबर 2 रिएजेंट, जहां हमने अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था, नंबर 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एंड नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं उसकी बात यहां पर करना चाहते हैं और इसमें हम कौन कौन से इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोला गया है। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 इफेक्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट या इसको हम एम इफेक्ट भी बोलते हैं। नंबर 3 इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या एच इफेक्ट, एंड वन मोर इफेक्ट जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। तो 4 तरह के इफेक्ट यहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। कौन कौन से? इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक। इनमें से जो 3 इफेक्ट स्टार्टिंग के हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को हम लगते हैं परमानेंट इफेक्ट। ये तीनों किसमें आते हैं? परमानेंट इफेक्ट, जो मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जबकि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसको हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे? टेम्पररी इफेक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्पररी इफेक्ट। और इसका मीनिंग ये है कि ये इफेक्ट केवल किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की प्रेजेंस में ही मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है। अगर कोई रिएजेंट नहीं आएगा तो ये इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन ऊपर वाले तीनों इफेक्ट्स कौन कौन से? इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड बोलिए हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल दीज 3 इफेक्ट्स आर परमानेंट। इनके होने के लिए किसी रिएजेंट का नीड नहीं होता है। ओके, शुरू करें। तो आइए नंबर 1 इफेक्ट की बात चलते हैं और उसका नाम क्या है? जी हां, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज आई इफेक्ट? देखिए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सबसे पहली बात, इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट। तो बताएं कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाना। और किसकी तरफ होना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए क्या पॉइंट है। फर्स्ट, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और En। नंबर 2, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम। एंड नंबर 3, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज एज्यूम्ड टू बी 0। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कार्बन चेन यहां पर बनाई है और यहां पर मैंने एक क्लोरीन एटम लिखा है। बच्चों अब बताएं, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, यहां पर कार्बन चेन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्या आप जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जी हां, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी। तो बताइए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे? बिल्कुल सही, क्लोरीन की तरफ। और जब क्लोरीन की तरफ पार्शियली शिफ्ट होगा तो क्लोरीन पर क्या होने लगेगा? चार्ज प्रोड्यूस होने लगेगा। बच्चों कौन सा चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। अच्छा, जब क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आने लगा, दैट इज कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगे, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है आपको? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन एंड क्लोरीन में En में डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है आपको? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बताइए, अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट रहता है तो इस पर कौन सा चार्ज आया? यस, पार्शियल पॉजिटिव।
अच्छा, अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हम जानते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम की टेंडेंसी क्या होती है? यस, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की तरफ। तो देखिए अब क्या होने लगेगा, यहां पर भी पॉजिटिव आने लगेगा, लेकिन पॉजिटिव इतना ही आएगा या इससे कम आएगा? बिल्कुल इससे कम आएगा, क्योंकि कार्बन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है, तो उतना ज्यादा नहीं खींचेगा जितना क्लोरीन खींचेगा, और इसलिए इसको हम और कम पॉजिटिव डेल डेल प्लस लिखेंगे। और देखिए यहां अभी भी थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए थोड़े इधर भी शिफ्ट होगा तो और कम पॉजिटिव आने लगेगा। तो बच्चों इस तरह से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से कार्बन चेन का पोलराइजेशन हो गया है, और ये जो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हां, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो बताइए क्या कार्बन चेन में पोलराइजेशन होता? नहीं होता, तो फिर वहां पर आई इफेक्ट की बात नहीं करते। और एक पॉइंट में यहां क्या लिखा है, देखिए हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है, दैट इज उसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो कंसीडर किया गया है, जीरो एज्यूम किया गया है। तो कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं? हाइड्रोजन के रेफरेंस में। चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल बनाया है, आप ध्यान से देखें, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन में डिफरेंस होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हम एज्यूम करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा? दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको? यहां कोई आई इफेक्ट की बात नहीं होगी। लेकिन अब अगर हाइड्रोजन की जगह मैं दो कंडीशंस यहां पर लिखता हूं, कौन कौन सी कंडीशन? वन, अगर मैं यहां हाइड्रोजन की जगह वाई ग्रुप लगा दूं, और दूसरी कंडीशन अगर मैं यहां हाइड्रोजन की जगह सपोज कोई ग्रुप जेड लगा दूं। क्लियर है? नाउ व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड, इसकी बात करते हैं। देखिए Y has more electron withdrawing power than H। यहां पर मैंने जो Y ग्रुप लिया है, ये कौन सा ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन बताइए विड्रॉइंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है? जबकि Z क्या है यहां पर? Z has more electron donating power than H। यहां पर Z का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है। दैट इज Y और Z, ये हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा? Z ग्रुप। तो होगा क्या बच्चों? देखिए अगर मैं कार्बन और Y की बात करूं, बताइए Y की टेंडेंसी क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? Y की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा था, लेकिन ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो बताइए इस पर कौन सा चार्ज आने लगेगा? देखिए इलेक्ट्रॉन्स का इसकी तरफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसा कि हमने वहां से समझा। बताइए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा। क्लियर है? और जब इस पर पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा तो देखिए इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने लगेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, Y पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा, तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगा। अब देखें अगर यहां पार्शियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, तो क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगेंगे, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगे तो यहां भी पॉजिटिव आने लगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कार्बन तो डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी पॉजिटिव तो आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, तो हम इसको लिखते हैं डेल डेल पॉजिटिव। और बिल्कुल इसी तरह से इस कार्बन पर भी क्या होगा? थोड़ा सा बॉन्ड इधर जाएगा और इसका इफेक्ट बहुत बहुत कम हो जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं बच्चों, बताइए क्या हुआ है? इस Y का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इसकी वजह से कार्बन चेन में पोलराइजेशन हो रहा है, कार्बन चेन में चार्ज क्रिएट हो रहा है।
बताइए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां क्रिएट हो रहा है? इस कार्बन पर जो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद यह चार्ज कम होने लगा, दैट इज वाई का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा और यहां तक आते आते वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको आनी चाहिए कि जो वाई का इंडक्टिव इफेक्ट लगा वो यहां तक आते आते कम होने लगा। और इसका मीनिंग है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और देखिए यहां पर Y क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब एक बात और बताएं, Y पर कौन सा चार्ज आया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके EN हम ज्यादा मान रहे थे किससे? कार्बन से। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Y इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और ऐसे ग्रुप को जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शियली शिफ्ट करता है हम बोलते हैं -I ग्रुप। कौन सा ग्रुप? -I ग्रुप। तो यहां पर Y इज देखिए -I ग्रुप और इसका इफेक्ट क्या कहलाता है? -I इफेक्ट। क्लियर है आपको? आइए चलते हैं Z की तरफ। जैसा मैंने बोला Z क्या है यहां पर? देखिए Z हैज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन Z में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो होगा क्या? देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? जी हां, कार्बन की तरफ जाएंगे, क्योंकि Z का तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। तो Z पर कौन सा चार्ज क्रिएट होने लगा? अगर Z इलेक्ट्रॉन देने लगा तो बिल्कुल इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और जब Z पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा। तो बताइए यहां पार्शियल नेगेटिव आने लगा। अब जैसे ही कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आने लगा, हमें मालूम है जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे वो स्टेबल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो बताइए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाने लगेंगे। अब बताएं यहां Z की वजह से पार्शियल नेगेटिव आया, तो इस कार्बन पर क्या होगा? थोड़ा नेगेटिव तो आएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम आएगा, डिस्टेंस बढ़ने लगी। और उसके बाद अगर यहां बहुत कम नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगेंगे, थोड़ा और कम नेगेटिव आएगा। और यहां तक आते आते इस Z का इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब बताएं Z क्या है यहां पर? यस, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन लिखा हुआ है। देखिए इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अब Z के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगा? पार्शियल पॉजिटिव। इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस ग्रुप को आप बोलते हैं +I ग्रुप। तो यहां पर Z क्या है बच्चों? +I ग्रुप। क्लियर है? तो ऐसे देखिए दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स हो गए, दो तरह के इफेक्ट हो गए। वन इज -I इफेक्ट, वन इज +I इफेक्ट। व्हाट इज -I इफेक्ट? जब कोई ग्रुप और एटम कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पार्शियली डिस्प्लेस करता है, दैट इज -I इफेक्ट। और व्हाट इज +I? जब कोई कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट इज +I इफेक्ट। लेकिन -I और +I ये किसके रेफरेंस में बात की जाती है? हाइड्रोजन के रेफरेंस में। और हाइड्रोजन का तो I इफेक्ट 0 माना गया है, और उसी के कंपैरिजन में हम -I और +I की बात करते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। क्या पॉइंट है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है। सो इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यही लिखा है देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और ये कितने कार्बन तक वर्क करता है? यस, इट वर्क्स अप टू 3 कार्बन। 4 कार्बन तक आते आते इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 होने लगता है। देखिए इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड इट इज इफेक्टिव अप टू 3 कार्बन और 3 एटम्स। 4th एटम तक आते आते इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने लगता है। क्लियर है? चाहे वो +I इफेक्ट हो या -I इफेक्ट हो, उसका इफेक्ट कम होने लगता है। एक और पॉइंट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। जैसा मैंने आपको बोला, ये किसी रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा,
ये मॉलिक्यूल में हमेशा रहेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो। क्लियर है आपको? तो ये हमने बात की इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। बताइए इनमें से Y क्या है, माइनस आई, और Z क्या है, प्लस आई। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बोला है कि Y और Z कौन कौन से ग्रुप्स या एटम्स हो सकते हैं। तो आगे हम क्या बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स माइनस आई की तरह बिहेव कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स प्लस आई की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन हां, एक बात तय है, माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा और प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है?